सभी साथियों का जिंदाबाद। जनवास के इस 2023 और 2024 के वर्ष की केंद्रीय बजट की चर्चा पर आप सभी का स्वागत है। जनवास ये चर्चा आप लोगों तक इसीलिए लाया है ताकि केंद्रीय बजट की प्रक्रिया और इससे हमारे दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसे सरल भाषा में समझ सके। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे साथी आशमी को कई सालों से पेंशन परिषद और जन सरोकार के साथ काम कर रही हैं, उनको निवेदन करूंगा। आशमी जी, थैंक यू शुभम। इस चर्चा में हमारे दर्शकों और वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत। और आज की चर्चा का विषय है पेंशन्स, जो सरकार द्वारा दी जाती है और सैकड़ों करोड़ों लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देती है। तो ये हमारी आज का विषय का आज इस पे हम चर्चा करेंगे। पर अगर हम देखें पिछले 10 सालों में सरकार बजट में बहुत कटौती करती आ रही है और बजट कम होते ही जा रहा है और कोई भी सांसद, कोई भी नेता इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। पर ये एक बहुत ही जरूरी हमारा एक मूलभूत अधिकार है जिससे लोगों को सुरक्षा मिलती है। तो आज जिस स्थिति में पेंशन्स है वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है और इस साल का भी जो केंद्रीय बजट है हमें वही एक कहानी बता रहा है। तो आज हम अपने वक्ताओं से सुनेंगे कि इस साल के केंद्रीय बजट में क्या हुआ पेंशन्स को लेके और इस पे जमीनी तौर पे इसका क्या प्रभाव होता है। तो आज हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं और मुरलीधरन जी जुड़े हुए हैं जो हमारे वक्ता हैं। तो उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि नैन्सी जो मॉडरेटर है मेरे साथ, शुरू करने से पहले बहुत संक्षेप में समझाए कि ये पेंशन्स है क्या और किस सरकारी नीति द्वारा हमें ये मिलती है, और उसके बाद हम ये चर्चा शुरू करेंगे थोड़ा सा समझ बनाने के लिए। धन्यवाद आशमी। मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी जी। तो बहुत संक्षेप में मैं बता देती हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है जो इसका देखरेख करती है, इस पूरे प्रोग्राम का नाम ये एक छाते जैसा है जिसका नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके अंदर 3 स्कीम्स जो है मुख्यतः से वो पेंशन्स के ऊपर है। एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड तीसरा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो ये 3 जो है, इन तीनों पेंशन के अंदर काफी जो लोग हैं हमारे देश के वो निर्भर करते हैं। और क्योंकि अब अभी हम जब आगे वक्ताओं से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कम लोग इस पेंशन का लाभ उठा पा रहे हैं और क्या क्या और भी दिक्कतें हैं इसमें। इसे अभी आपको शंकर जी, आज हमारे साथ जो 2 वक्ता जुड़े हैं वो हैं शंकर जी और मुरलीधरन जी। उनका हम इंट्रोडक्शन बाद में देंगे जैसे जैसे वो आएंगे बात करने के लिए। तो वो उस पे आपको बताएंगे कि थोड़ा बजट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इन पेंशन स्कीम्स के अंदर क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अस्मी आप आगे। हाँ, तो हमारे सबसे पहले मैं शंकर जी को कहूंगी कि वो आए और हमें बताएं कि इस बार केंद्र सरकार में पेंशन्स के बजट में क्या दिक्कतें आई हैं, क्या कटौती हुई है और इसका इन पेंशन्स का क्या मूल्य है लोगों के जीवन में। पर उससे पहले मैं शंकर जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। शंकर सिंह जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अरुणा जी और निखिल जी के साथ MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन शुरू किया था। उसके साथ साथ वो अन्य अभियानों में जुड़े हुए हैं जो मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जो मूलभूत अधिकारों पे काम करा है उन्होंने। नरेगा, RTI और पेंशन परिषद जो एक अभियान, राष्ट्रीय अभियान है पेंशन पे जो काम करता है, 2013 में शुरू हुआ था। वो तब से वो एक
पहले सदस्य हैं इस पेंशन परिषद कैंपेन के। तो अब मैं शंकर जी को बुलाना चाहूंगी। शंकर जी, प्लीज आप अनम्यूट करके हमें थोड़ा सा इस बार के केंद्रीय बजट के बारे में बताएं और इसका क्या असर हो रहा है जमीन पे, लोग इससे लोगों के जीवन में क्या इसका प्रभाव होगा। तो आप प्लीज उस पर थोड़ा बता दीजिए। शंकर जी, आप अनम्यूटेड नहीं है, आपका भी म्यूट किया हुआ है। तो धन्यवाद रश्मि। मैं प्रयास करता हूं कि इस बात को हम समझें कि सरकार। हेलो, सुनाई दे रहा है रश्मि? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, हाँ, शंकर मामा सुन सकते हैं। तो जी जी, ठीक है। तो मैं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसके ऊपर सरकार की गंभीरता नहीं है। अभी आप नाम बता रही थी नैन्सी की, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी विडो पेंशन, इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन। तो आप सोचो कि वो नाम उस समय का है और ये सरकार आई। शंकर जी, आप अगर वीडियो बंद करें खाली, और क्योंकि आपका बैंडविड्थ काफी लो है, उस समय दो इसलिए आप खाली सौ ऑडियो ऑडियो से बात पेंशन करेंगे। थी, जी, ये सरकार आ गई, आज भी 200 रुपए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ओके ओके, जी जी। तो मैं कह रहा हूं कि नाम इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन, उस समय पेंशन जो, तो आप सोच सकते हैं कि इतने साल बाद। शंकर जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। शंकर जी, अम, अब जो स्टेट अपनी तरफ से हिस्सा, अच्छा एक सेकंड। शंकर जी, क्या हम पहले मुरली जी से बात से सुन ले और फिर आप कहीं थोड़ा एक बार देख लीजिए नेटवर्क कहाँ थोड़ा बेटर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है वहां पे, ये चलेगा क्या शंकर मामा? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि शंकर जी को बैकग्राउंड ले डाउन करना है जी बेसिकली। जी। मैं केवल मैम, आपने बिल्कुल लास्ट में आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उन्हें बिल्कुल फोन बिल्कुल करके फोन बिल्कुल करने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। एक बिल्कुल मिनट। ओके। बिल्कुल। सबसे माफी चाहते हैं इसके लिए। चलो, असली में जगह बदल रहा हूँ, फोन भी बदल रहा हूँ। ठीक है, हम बस शायद ये, हाँ, हम 2 मिनट हाँ उनका वेट करते हैं फोन हाँ, तो बदलने के मेरे लिए। इसमें शायद नहीं है, तो मैं फोन भी बदल रहा हूँ, जगह बदल रहा हूँ ना। वो खुला है तरफ से।
ये हम पहले कहना भूल गए, पर जब शंकर जी और मुरलीधरन जी बताएंगे और आपके कुछ भी सवाल हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, हम अंत में वो सवाल लेंगे। अस्मी, हाँ जी, आवाज आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ, तो मैं चालू करूं? हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब अभी नैन्सी ने कहा कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी विडो पेंशन, इंदिरा गांधी डिसेबल पेंशन, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैंने कहा कितनी पुरानी उस योजना को आज भी वैसे के वैसे उसमें एक पैसा नहीं बढ़ाया। वो 200 रुपए पेंशन आज भी, उस समय भी 200 मिलती थी, आज भी भारत सरकार 200 ही देती है। अब बाकी स्टेट की मेहरबानी कि वो स्टेट अपना अपनी तरफ से क्या मिलाता है। आप सेंटर का बजट देखो आप, तो अभी 45 लाख करोड़ रुपए जो टोटल बजट है इस साल का, उसमें पेंशन वाला हिस्सेदारी कितनी है, अपना शेयर कितना है? 0.21, 0.21। आप सोच सकते हैं। और ये 10 साल पहले अगर इस शेयर को देखें, मैं 2014-15 के आंकड़े भी है, उस समय 0.57 था और ये घटता गया है। मतलब आपकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये हिस्सेदारी घट रही है। 0.57 था, 0.58 था, 0.5 था, फिर 0.44 हुआ, फिर 0.4 हुआ, 0.3 हुआ, और 0.25, 0.24 और 0.21। तो आप हर साल बजट में हिस्सेदारी पेंशन की आप कम करते जा रहे हो। आपको और पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि ये मानवीय दृष्टिकोण से भी ये दाता या याचक के रूप में नहीं होना चाहिए। ये दया के पात्र नहीं है। इन्होंने इस देश को बनाया है, आपने जवानी में काम किया है, आपने उस देश को बनाया है, और बुढ़ापा आपका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा आप लाचारी के लिए आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों को दे देते हो किसी और के माथे, और जब सरकार उसमें लाचारी में कुछ पैसा देती है। आज मैं आपको बताऊं कि गांव में सबसे बुरी स्थिति में एक बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि सामाजिक परिवेश में उनके परिवारों में देखो तो वो जवानी में जो युवा काम करके अपना जवानी में पेट भरे थे, वो अपना जवानी पेट भर दिया। उनकी बचत ऐसी नहीं है कि भाई वो बुढ़ापे में सुरक्षित अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सके। उन्होंने जिंदगी में कोई इतना इकट्ठा किया है क्या कि वो अपना बचा सके? तो जिंदगी में वो जो भी अपना जीवन चला है, वो रोजी रोटी करते रह गए, अपना कमाया खाया, कमाया खाया। और ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा खाया है कि बस उसको बर्बाद कर दिया घर को, नहीं, वैसा नहीं है। वो उतना ही कमा पाया जितना अपने घर को वो चला पाया। उसकी जिंदगी भी पूरी जवानी में कर्जे में रही, और बुढ़ापे में आते आते उसके पास बचत कुछ नहीं है। तो वो उस समय आप सरकार के माथे एक तरह से पड़ जाते हो सामाजिक सुरक्षा में, और वो हक नहीं है आज भी वो ऐसी एक तरह का दान है, एक तरह से सरकार की इच्छा हो गई, दे दिया। मतलब आप लिस्ट को भी रिवाइव नहीं कर रहे हो। आप जो जितने बुजुर्ग जो पहले थे, आप सर्वे में भी उनको नहीं बढ़ा रहे हो। तो आप ना तो पेंशन बढ़ा रहे हो, ना आप बजट बढ़ा रहे हो। और दूसरी तरफ सरकार का जो बजट का हिसाब आप देखो, तो उनके अपने में बजट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक चार्ट में अस्मी आपके पास है तो आप दे सकते हो, दिखा सकते हो। मैं राज्य सरकार का ही बजट दिखाता हूँ। पेंशन में जो सरकार का एक दोगली नीति कह सकता हूं मैं, उनका वो चलता है। आजकल सरकारी कर्मचारी भी यही कहते हैं, अरे आपको तो फ्री में गेहूं मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रही है, आपने किया क्या है इस देश के लिए? मतलब सरकारी कर्मचारी को इतना घमंड है अपने मन में कि मैं तो इस देश के लिए ही कर रहा था सब कुछ, और इन्होंने देश के लिए क्या किया जो इनको पेंशन मिलना चाहिए? आपको तो फ्री में मिल रहा है ना, जो भी मिल रहा है, तो उसको फ्री में मानते हैं। किसी की पेंशन 1 साल से बंद हुई, नहीं आई, और वो शिकायत यहाँ वहां करके मान लो बाद में चालू हुई,
तो जो पिछला बैकलॉग है उसको वो ऐसे भूल जाते हैं जैसे ठीक है कोई बात नहीं यार, तुम्हारा अभी चालू हो गया ना, अब 2 साल तुम्हें नहीं मिली, गलती से तुम्हारी कुछ दिक्कत हो गई, सरकार की तरफ से दिक्कत हुई, कहीं भी हुई, आप उसको कह देते हो कि कोई एकदम इग्नोर कर जाते हैं। ये तो तनख्वाह का चार्ट है, जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं वो कहते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया जो आपको हम आपको सरकार पेंशन दे। मैं एक दूसरा बजट का एक चार्ट बता रहा हूं, और ये 21-22 का है। नैन्सी, आपके पास है इसका एक और? हाँ, एक दूसरा और भी पिक्चर दिखा है रही हूँ मैं। हाँ, तो उसको आप देखोगे तो वो हद है। जो कर्मचारी सरकार दे किसको रही है, जिसको पहले से ही ज्यादा दे रही थी, बुढ़ापे में उसी को ज्यादा दे रही। मतलब अगर आपकी तनख्वाह इतनी है तो आपको पेंशन भी उसकी आधी मिलती है तनख्वाह की। राजस्थान में तो हमारे सीधा कनेक्शन है कि आपकी जितनी तनख्वाह है उसका आधा सरकार पेंशन देगी आपको बिना कुछ किए। और यहाँ बुढ़ापे में हम कह रहे हैं, हमारी मांग यही है, पेंशन परिषद में भी यही मांग थी कि हम जो मजदूरी करते हैं आप उसको सरकारी जो ओल्ड एज है, जो सरकार का जो बुढ़ापा वाला हिस्सा है, उसमें ये जो जवान मजदूर है इसको भी मजदूरी का आधा दे दो ना पेंशन। इसका जितना न्यूनतम मजदूरी है उसका आधा उसको पेंशन दे दो। तो वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो बजट में रखती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का बजट पूरा का पूरा, जो मैं 20-21-22-23 का एक 20-21 का बजट आपके सामने शेयर करता हूं कि जीएसटी से कितना आया, स्टैंप ड्यूटी से कितना आया, आबकारी से कितना आया, बिक्री कर से कितना आया, वाहन कर से कितना आया, ये 60,000 करोड़ रुपए आए। और उसका जो खर्चा है वो 51,000 तो पेंशन सैलरी में चला गया, 22,000 करोड़ पेंशन में चला गया, और 25,000 करोड़ ब्याज चुकाया। क्योंकि आपके हर साल कम पड़ते हैं तो आप वो ब्याज भी वही, लेकिन कुछ भी चुकाना पड़े, इनकी तनख्वाह इनकी पेंशन में कटौती नहीं होती है। तो मजदूर की पेंशन में कटौती, वो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से सरकार सोचती है कि वो जो जिसने मजदूरी की है। आज नरेगा में 80 साल के बुजुर्ग नरेगा में जा रहे हैं, क्योंकि नरेगा कानून में लिखा हुआ है कि किसी भी उम्र के जा सकते हो। आप 18 से ऊपर हो तो आप कोई भी नरेगा में आ सकता है, आखिरी वाली उम्र नहीं है, क्योंकि आपका एक सरकारी रिटायरमेंट की उम्र है कि आप उसमें रिटायर्ड होते हो। ये जो चार्ट है इसी में वो दिखाया है कि किस तरह से 20-21 में वेतन में 51,000 करोड़, पेंशन में 22,000 करोड़, और कर्जा चुकाया 25,000 करोड़, आया 60,000 करोड़, खर्च हुआ 98,000 करोड़। मतलब जो आ रहा है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, चाहे कर्जा लेना पड़े, लेकिन आप कुछ लोगों को तो खूब लुटाते हो, उनको आप उन्हीं को मानते हो कि ये हमारे देश के बहुत कर्णधार है। जो वास्तव में देश को बनाने वाला मजदूर है, उसकी जिंदगी में जो मजदूरी करके वो अपना वो करता है, असल में तो देश बनाने का काम वो कर रहा है, उसको आप बुढ़ापे की पेंशन का सहारा नहीं देते हो। इसके लिए या राजस्थान में हम जितना कर पाए, हम यहाँ लड़े, संघर्ष किया, खूब सारे बुजुर्गों को एक बार मुख्यमंत्री के सामने ले गए। उसके बाद उनके दिमाग में आया गहलोत साहब के, और उन्होंने कहा कि नहीं ये वाजिब मांग है और इसको हम कुछ करेंगे। और उसी से मैं दिल्ली में धरना चला था राष्ट्रीय पेंशन परिषद का, जिसमें बाबा आडव, अरुणा और ये पूरे उस राष्ट्रीय नेतृत्व में ये पेंशन परिषद का धरना था, जो उसमें अलग अलग जगह के, मध्य प्रदेश के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, अलग अलग और स्टेट से खूब बुजुर्ग लोग आए थे उस पेंशन की लड़ाई में। और उस समय वही मांग थी, मजदूरी का आधा पेंशन दो। और यहाँ राजस्थान में उस समय मांग स्वीकार हुई और राजस्थान में यूनिवर्सल पेंशन किया। तो आज राजस्थान में 55 साल की महिला को ओल्ड एज मानते हैं और उसको ओल्ड एज पेंशन चालू हो जाती है 750 रुपए। उसमें भारत सरकार का हिस्सा बहुत कम है। भारत सरकार का केवल बीपीएल को है 200। तो सरकार कैसे सिस्टम करती है, कुछ बीपीएल वालों को देती होगी, बाकी क्या करती है, लेकिन भारत सरकार का तो 200 रुपया सबको नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। और फिर वो विधवा है, विधवा का यहाँ 500 रुपए है, और उसमें वो विधवा अगर 60 साल की हो जाती है तो 1,000 रुपये हो जाएगा, और 75 साल
क्रॉस कर जाएगी तो उसका 1500 हो जाएगा, ऐसे ही दिव्यांग का। लेकिन जैसे दिव्यांग, भारत सरकार की दिव्यांग पेंशन में 80% चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए, लेकिन 80% होगा तो ही पेंशन देंगे, या राजस्थान में 40% की स्थिति में उसको दिव्यांग पेंशन मिलती है। तो सरकार के मन में बड़ा खोट है, और आज भी हमें लगता है कि पेंशन एक हक के रूप में मिलनी चाहिए और मजदूरी की आधी मिलनी चाहिए। तो मैं मोटे रूप में यही कहना चाह रहा हूं कि पेंशन की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान की बात है, पूरे देश में जहां जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुछ पार्टियां इसको राजनीतिक लाभ के रूप में भी देखती है। आप इस पेंशन के चार्ट को भी देखोगे तो आंध्रा में वो 2500 रुपए, 2500 रुपए देते हैं ओल्ड एज को, और 80 ये 3000 देते हैं विडो को, और 3000 ही उसको दिव्यांग को देते हैं। तो ये एक पेंशन का उनका ठीक ठाक एक सम्मानजनक अमाउंट तो है। दिल्ली में तो पूरी पेंशन बिल्कुल उनकी मर्जी के ऊपर है, वो बिल्कुल पार्टी पेंशन टाइप है। वो पार्षद और एमएलए के सुझाव पे पेंशन होती है, उनका कार्यकर्ता नहीं है तो वो कई बार सिफारिश भी नहीं करते हैं, आपको पेंशन मिल रही है तो बंद हो जाती है। तो ये बहुत ही गड़बड़ झाला है पेंशन का पूरे कार्यक्रम में। तो हमें लगता है कि पेंशन का तो हमारा ये राष्ट्रीय पेंशन परिषद का जो मांग है वो यही है कि पेंशन हक के आधार पे, और इसको सामाजिक सुरक्षा दया के आधार पे नहीं, लेकिन पूरा ऐसे ही बनना चाहिए, महंगाई के साथ बढ़नी चाहिए और न्यूनतम मजदूरी की आधी होनी चाहिए। ये मेरा कहना है, और इसमें आपके जो सवाल होंगे उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ और फिर बात कर लेंगे। बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने बहुत कुछ बताया। तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ जो आपने बोला उसमें से क्या निकल के आया है, क्या निचोड़ है उसका। तो सबसे पहले आपने ये कहा था कि ये पेंशन्स की स्थिति बहुत गंभीर है, पर सरकार इसे किसी तरह, सरकार को ये गंभीर नहीं लगती स्थिति। तो पहले तो शंकर जी ने बताया कि इस साल पेंशन्स के बजट में कटौती हुई है। ये ही नहीं, पिछले 10 साल में हमने सबसे पहले वो एक चार्ट देखा था, ये घटती जा रही है। जो भी एलोकेशंस पेंशन्स के लिए होती है, हर साल ये कम होती जा रही है। 10 साल पहले पेंशन्स का पूरे बजट में हिस्सा 0.6% था, और आज अगर हम देखें पूरे बजट का हिस्सा 0.2% है। तो बहुत ही घटा है पेंशन्स में बहुत ज्यादा कटौती हुई है केंद्रीय सरकार की तरफ से। दूसरी चीज शंकर जी ने कही थी राजस्थान सरकार के बारे में कि कुछ भी हो जाए, सरकारी कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन्स मिलती जा रही हैं। तो आज सुबह ही मैंने देखा था, ये लोकसभा में सवाल किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग जो पेंशन्स देखते हैं, कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पे कितना पैसा खर्च हुआ है पिछले साल। और उन्होंने जवाब दिया कि 3 लाख करोड़ के करीब 60 लाख लोगों पे ये खर्चा हुआ है। आप सोचिए, मेरे को तो पता भी नहीं 3 लाख करोड़ में कितने शून्य आते हैं। कोई अच्छा है मैथ पे तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, पर 60 लाख लोगों के लिए 3 लाख करोड़ पैसे खर्च हुए हैं। मतलब अगर हम ये वाला ढांचा देखें, एनएसएपी का ढांचा देखें, इसमें तो 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, और उनके लिए 9,000 करोड़ बस पूरा बजट में उनके लिए इतनी छोटा सा बजट दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गंभीर स्थिति है। और तीसरी चीज शंकर जी ने जो कही थी, ये सरकार दान के तौर पे दे रही है, ये अभी तक अधिकार नहीं है, कानूनी हमारा हक नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बुरी स्थिति है। तो ये 3 चीजें मोटा मोटा शंकर जी ने हमें अभी बताई। और हमें चौथी चीज मैं बस ऐड कर देती हूँ कि मांग क्या है, कि क्या होना चाहिए पेंशन की, जिससे हम सम्मान से जी सके। क्योंकि 200 रुपए आज के जीवन में किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो हम कहते हैं, पेंशन परिषद जो राष्ट्रीय अभियान है, हम कहते हैं कि जो पेंशन मिलनी चाहिए वो न्यूनतम मजदूरी का आधा तो होनी ही चाहिए। तो ये 4 चीजें शंकर जी ने अभी कही। अब हम दूसरे अपने अगले वक्ता पे चलते हैं। तो नैन्सी। धन्यवाद अस्मी।
मैं बस कुछ जोड़ना चाहूंगी। अभी शंकर जी और अस्मी ने दोनों ने कहा कि पिछले 10 साल में बजट जो आवंटन हुआ है वो कम होता जा रहा है। हमने देखा कि 2000 उस चार्ट में ये भी है कि 2020 और 21 में, सॉरी 2000, हाँ, उसमें काफी बढ़ाया गया था पेंशन के बजट को, जहाँ के यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 2020-21 में काफी ज्यादा पेंशन का बजट बढ़ाया गया था, इसलिए क्योंकि उस समय में कोरोना पहली बार आया था। लेकिन उसके अगले साल फिर उसको घटा दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि उस समय में हम ज्यादा बुरी स्थिति में थे। मतलब 2020 में इतना लोग माइग्रेट करके आए थे, उस समय में लोग रास्ते पे चल रहे थे, हर चीज बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। वो तो हुआ है, उसका इफेक्ट अगले साल भी पड़ा, क्योंकि उस समय में एक तो हम कोरोना से ग्रस्त थे, ऊपर से जो पिछले साल की मार अभी भी झेल रहे थे। तो उसमें फिर से इसको कम कर दिया गया, उस पेंशन को अमाउंट को कम कर दिया गया है। और सबसे बुरी बात है कि जो शंकर जी ने कहा कि, और अस्मी ने भी कहा कि हम हमेशा से पेंशन परिषद की मांग रही है कि इसको महंगाई से जोड़ा जाए या न्यूनतम मजदूरी का आधा हो। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो फाइनेंस एक्ट है 2018 का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो नेतागण है, जो पार्लियामेंटेरियन है, उनका हर 5 साल पे पेंशन का जो पैसा है उसको महंगाई से जोड़ते हुए बढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीजें जब उन लोगों के लिए है जो कभी मान लीजिए एक बार सत्ता में आ गए, उसके बाद जीवन भर पेंशन उठाते हैं, तो जो लोग हर महीने हर पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं इस काम करने में, उनके लिए इतना छोटा आवंटन क्यों? तो एक बात तो मैं ये रखना चाहूंगी। दूसरा, एनएफईपी में ये कहा जाता है कि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है जो कि हम राज्य से अनुरोध करते हैं कि जो हम पैसे दे रहे हैं उसको या तो मैच करें, उसके उतना दें या उससे बढ़ के दें। अनुरोध करते हैं, वो रिक्वेस्ट एक तरीके से कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो कुछ सरकारें ऐसी है, जैसे कि राजस्थान है, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो गया है, जो मांग रही है पेंशन परिषद की हमेशा से कि एपीएल बीपीएल, ये जो बीपीएल कैटेगरी के हिसाब से जो ये एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि लोगों को नहीं देंगे, वो हटा देना चाहिए और सिर्फ ये होना चाहिए कि जिनको ऑलरेडी कहीं पेंशन मिल रही है उनको ना मिले। तो ये हमेशा से हमारी ये जो मांग रही है। तो मैं एक और चीज, तो सरकार कहती है, केंद्र सरकार की स्टेट, तो राजस्थान जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट एक तरीके से यूनिवर्सल ही हो गया है। तो उसके बाद बिहार है, आसाम है, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सल है, कहा तो नहीं जाता, बट एक तरीके से है क्योंकि वो इतने सारे लोगों को पेंशन देते हैं। तो और कुछ ऐसे राज्य भी हैं। मैं बस एक बार वो दिखा देती हूँ आपको, आरटीआई वाला। हमने अस्मी, और एक सेकेंड अस्मी, आपको अपना स्क्रीन बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये हमने एक आरटीआई लगाई थी। हमने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से पे एक आरटीआई लगाई थी, क्योंकि हम कहीं पे हमें ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि केंद्र सरकार का हिस्सा क्या होता है और हर राज्य का हिस्सा क्या होता है। तो ये हमें जानकारी मिली है आरटीआई के द्वारा कि ओल्ड एज पेंशन में कितना सरकार देती है, कितना राज्य देता है, विधवा पेंशन में कितना देती है सरकार और राज्य, और डिसेबिलिटीज या विकलांग पेंशन में कितना केंद्रीय सरकार देती है। नैन्सी, आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही कम जगहें एक अच्छा अमाउंट देती है जो मायने रख सकता है किसी की जिंदगी में। तो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्रा है जहाँ पे 2500 रुपए मिल रहा है, फिर एक हिमाचल प्रदेश है जहाँ 1700 मिल रहे हैं, और इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार के भी जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के कुछ 5 स्टेट है जो कि 2000 या 2000 के इतना या 2000 से ऊपर देते हैं, जो कि वो भी काफी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं, और अभी भी 500 से 1500 तक के दायरे में है, उसमें भी थोड़ा 500 की तरफ ही ज्यादा है। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि कोई भी एमआईएस पोर्टल भी जो है, एमआईएस है, कोई भी किसी भी स्टेट का अपडेटेड नहीं है पेंशन को लेके, वहां पे ये जानकारी अवेलेबल नहीं है। ये आरटीआई के थ्रू ही हम निकाल पाए हैं, नहीं तो एक एक स्टेट का जाके देखना पड़ता है, और कहीं है भी नहीं सोर्स कि हम कहाँ से इसको ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये सही जानकारी है भी या नहीं है। और अगर केंद्र सरकार अपना बजट थोड़ा सा भी बढ़ाए तो राज्य सरकार पे ये थोड़ा कम कष्ट करेगा। अभी आप देखेंगे राज्य सरकार इतना ज्यादा पैसा दे रही है, और 200, 300 मतलब 2007 से ये नंबर बदले नहीं गए हैं। तो
पता नहीं, हाँ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तो बहुत ही साफ साफ समझ आता है कि वो इस पे बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते। उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, भारत की जनता के कोई फिक्र नहीं है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो फिर अब हम थोड़ा इसको असमी, आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं नैन्सी, अब हम ठीक है। दीदी से सुनते हैं। हाँ ठीक है, तो हम अब अपने अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। उनका नाम है मुरलीधरन जी। मुरलीधरन जी जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड। ये जो कैंपेन है, वो प्लेटफॉर्म है, वो डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बहुत काम करते हैं। और मुरली जी उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, और पेंशन परिषद के साथ भी जुड़े हैं, जन सरोकार और जैसे अन्य अभियान है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनसे हम थोड़ा आज डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और एक बार मुरली जी जब बात कर लेंगे तो उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ेंगे। तो कृपया अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखते जाएं। नमस्कार साथियों, और सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए इनवाइट करने के लिए। मेरा हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए। दरअसल मुझे बहुत आज दोपहर को ही दरअसल नैन्सी ने फ़ोन किया था और इस चर्चा में भाग लेने के लिए कहा था। तो दरअसल समय प्रिपरेशन के लिए समय बहुत ही कम मिला है, इसलिए ज़्यादातर बातों में जा नहीं पाऊंगा। फिर भी अच्छी बात ये रही कि शंकर जी ने और नैन्सी और आशमी ने मिलकर जो है एक परिप्रेक्ष्य बनाया, एक बैकग्राउंड बनाया, इसलिए मेरा काम और भी आसान हो गया है। और इसमें डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है। बट दो तीन चीजें क्लैरिफाई सबसे पहले रखने की जरूरत है। एक तो ये है कि हमारा जो पेंशन, केंद्र सरकार जो पेंशन दे रही है दरअसल आज की तारीख में, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांग लोगों के लिए, विकलांग साथियों को जो पेंशन देती है, वो केवल 3.8% लोगों को ही दिया जाता है। यानी कि विकलांग लोगों की जो गिनती 2011 के जनगणना में हुई थी, उस जनगणना के में जितने लोग आइडेंटिफाई किया था, उनमें से केवल 3.8% लोगों को ये पेंशन जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादातर विकलांग साथियों को जो है ये केंद्र सरकार का जो नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन है उससे वंचित किया जाता है। और जैसे कहा गया पहले भी कि वो केंद्र सरकार का पेंशन जो है पहले 2011 तक जो है 200 रुपया था, मगर हमने उस समय एक आवेदन किया था, मुकुल वासनिक जी थे तब मंत्री थे सोशल जस्टिस के, उनसे आग्रह किया था, आवेदन किया था, एक डेलीगेशन गया था, उसके बाद से जो है 100 रुपये का उन्होंने वृद्धि किया था। और 2012 से मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, वो 200 की जगह 300 किया था, मगर उसके बाद कोई वृद्धि आज तक 10 साल के कार्यकाल, 10 साल के जो ये पीरियड जो रहा, उस पीरियड में कोई वृद्धि उस तक नहीं हुई है। और पिछले साल का जो 2022-23 में जो एलोकेशन था केंद्र सरकार ने 2090 करोड़, उतना इस साल भी उतना ही एलोकेशन है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार इसमें कोई वृद्धि करने की मूड में नहीं, कोई वृद्धि करना नहीं चाहती, एलोकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहती है। और जहां तक ये आप देखेंगे कि 2011 का जब मतगणना हुआ, जनगणना जो हुआ था, उसमें जो पॉपुलेशन, आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन जो है केवल 2.21% है, 2.21% का ही टोटल पॉपुलेशन का इतना आइडेंटिफाइड है। दरअसल हम ये कहते हैं ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि तकरीबन 16% जो है किसी भी राज्य, किसी भी देश के 16% जो लोग जो है वो किसी न किसी विकलांगता के शिकार है, किसी न किसी विकलांगता उनके, दे आर एक्चुअली गॉट सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। और 16% और 2.2% में काफी एक अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं दिस सेंसस इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट फिगर, सेंसस में ही नहीं दिखाया गया। अभी देखिए 2011 के बाद अभी तक जो जनगणना जो होना था 21 में, उस जनगणना कोविड का बहाना लेकर जो वो अभी तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हालांकि दुनिया में बहुत सारे और भी देश हैं जहां पर कोविड के चलते हुए भी जो सेंसस का वो अभी, सेंसस एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, वो डाटा भी सही डाटा देने के लिए जो है सरकार अभी तैयार नहीं है। और ये जहां तक डिसेबिलिटी पेंशन के, विकलांगता को पेंशन का सवाल है, केवल ये इसमें भी जो है जैसे कहा कि 300 रुपया है,
मगर उसके लिए क्राइटेरिया क्या, एक तो 80% से ज्यादा विकलांगता होनी चाहिए, क्योंकि विकलांगता जो है परसेंटेज में गिना जाए। फंक्शनैलिटी जो है, आपका शरीर का कोई अंग नहीं काम कर रहा तो उस अंग का कितना परसेंटेज काम नहीं कर रहा है। अगर ब्लाइंड है तो अगर 100% दोनों आंख से अगर दोनों आंख में दिखाई नहीं दे रहे, आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, तो यार कौन सा 100% ब्लाइंड होता है, यानी 100% डिसेबल्ड होता है। उसी तरह फंक्शनैलिटी के ऊपर जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 80% से ज्यादा जो विकलांग है, यानी कि जिसकी विकलांगता है, उसी को केवल इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है। मगर विकलांग गिनने के लिए हमारा कानून के तहत जो है, एक आदमी को अगर विकलांग गिनना है तो 40% अगर विकलांगता हो तो वो विकलांग की श्रेणी में आता है। तो मगर 40 to 80% के बीच में जो है, जो भी विकलांग है इस देश के, उसको केंद्र सरकार जो है उस पेंशन से वंचित करती है। और ये बहुत बड़ी संख्या है जो इस पेंशन के दायरे में, यानी इस गिनती के दायरे में आना चाहिए। और एक तो यह है, दूसरा एक बीपीएल कैटेगरी होना चाहिए। बीपीएल कैटेगरी कार्ड होल्डर नहीं होंगे तो आप उस पेंशन में नहीं रखा। इससे भी जो बहुत बड़ी संख्या जो है बाहर हो जाती है। तो मगर ये एक नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, मगर जहां तक राज्यों का सवाल है, ज्यादातर राज्यों में 40 से ऊपर के 40% से ज्यादा जो विकलांग है उन सबको किया जाता है, मगर उसका भी यूनिवर्सल कवरेज नहीं है। हरियाणा में जैसे 60% से ज्यादा होना चाहिए आपको विकलांगता के ये पेंशन के हकदार होने के लिए, एक तो ये। और दूसरा ये केवल आप देखेंगे पेंशन में अमाउंट की वृद्धि नहीं किया, ये नहीं, बहुत सारे राज्यों में जिसमें कटौती भी कर रहे हैं कि पेंशन के जो अभी जो ले रहे हैं पेंशन, विड्रॉ कर रहे हैं पेंशन, उनमें से भी उनकी भी संख्या भी काट रहे हैं। जैसे कर्नाटका में बड़ी मात्रा में संख्या में जो ऑलरेडी बेनिफिशियरीज उनके काटे गए। हरियाणा में भी एक अभियान चला रहा है कि कोई ना बहाना लेकर जो है विकलांग साथियों को, दूसरे पेंशनर्स के भी जो है नाम काटे जा रहे हैं। हरियाणा में फैमिली अभी पहले ये था कि भाई आपको 60% से अगर ऊपर का हो आपको मिल सकता था, मगर अभी जो है, अभी एक इनकम लिमिट तो पहले भी था 1,80,000, मगर अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने से इतने ऊपर नहीं होना चाहिए। अलग अलग नए क्राइटेरिया जो ऐड करने की कोशिश की है। और दूसरा आपको यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड तो केंद्र सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट तक मान्य नहीं रखती है। हालांकि यूडीआईडी कार्ड एक अलग गुड डॉक्यूमेंट, हम मानते हैं कि अलग अलग सभी जगह यूनिवर्सली वैलिड डिसेबिलिटी कार्ड है, यानी कि सर्वमान्य कार्ड डिसेबल्ड लोगों के लिए एक अच्छी बात है। मगर वो केंद्र सरकार के ही बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे भी जो है उस कार्ड को मान्यता नहीं दे रही है, और हरियाणा सरकार के लिए जब तक वो कार्ड नहीं बनेगा आपको नहीं मिलेगा। और कार्ड बनने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक कार्ड अप्लाई करने के बाद 2-3 साल बाद बहुत सारे लोगों को कार्ड मिलता है। तो इंसिस्टिंग कि भाई यूडीआईडी कार्ड हो तभी आप नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें जो है दरअसल बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उससे वंचित रखने की एक कोशिश की जा रही है। बट और ये बात कहना जरूरी है कि भाई अभी पिछले विंटर सेशन जो है, शीतकालीन सेशन जो था पार्लियामेंट में 2022 में, उस सेशन में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि रूरल, इसमें कहा गया था, उसमें सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन किया गया था कि भाई ये उसने कहा कि भाई आप जो दे रही है फार्सी, यानी कि सही नहीं, आप 300 रुपए जो डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। दिस डजंट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, जो चीजों के दाम में जो वृद्धि हो रही है उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं, और उसको बढ़ाना चाहिए। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है, और उसने सरकार से कहा कि भाई आप इसमें कम से अच्छी तरह वृद्धि किए, दिस टेक्स इनटू अकाउंट बोथ इन्फ्लेशन एज आल्सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये दोनों को। और ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को भी जो है हमें लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है कि ऐसा एक चीज भी। और उस स्टैंडिंग कमेटी, और देखने वाली बात यह कि भाई उस स्टैंडिंग कमेटी को कोई विपक्ष के नेता या किसी विपक्षी पार्टियों ने हेड नहीं किया था। इट्स एक्चुअली हेडेड बाय बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमा देवी,
उस स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है और उसको जो है दरअसल सरकार अभी तक उसको कंसिडर करने की कोई मूड में नहीं है। और जहां तक राज्यों का पेंशन का सवाल है, अभी आपके सामने एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में आप देखेंगे कि पौंडीचेरी पुदुचेरी सबसे ज्यादा पेंशन देती है डिसेबल लोगों को, पर उसमें भी 80% से ज्यादा जो विकलांग है उनको मिलता है 3,800 और दूसरों को 2,000 रुपए की पेंशन देते हैं। 3,800 का भी एक अंक है विच एक्चुअली टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि भाई विकलांगता भी कोई चीज है। अभी अब कह रहा हूँ कि विकलांग, अब हम जब पेंशन की बात करेंगे, आप दूसरा एक तो ये है, दूसरा तेलंगाना में देखिए 3,016 है। अब 3,016 का आंकड़ा क्या है ये समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये 16 का आंकड़ा जो है केसीआर वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो आंकड़ा जो न्यूमेरिकल जो एडजस्ट होता है उसके अनुसार वो जो उन्होंने आंकड़ा तय किया था। अब ये जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उस टाइम हमने हमारा एफिलिएट है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने एक आंदोलन किया था और एक ऐसा समय चुना था कि भाई बाइफर्केशन होने वाला ऐसे एक समय में चुना था। तब उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था उन्होंने कंसीड किया पेंशन को वृद्धि बढ़ाने के लिए, और एक बार एक स्टेट में एप्लीकेबल हो गया तो दोनों स्टेट में एप्लीकेबल हो गया और वो निरंतर बढ़ता गया उससे नहीं। और एक स्टेट में अगर आंध्र प्रदेश में बढ़ता है तो तेलंगाना भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, और तेलंगाना में बढ़ता है तो आंध्र प्रदेश में ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इसीलिए बराबर दोनों राज्य में जो एक ही किस्म का आपको न्यूमरोलॉजी को छोड़ के बाकी आपको देखने को मिलेगा कि एक ही किस्म का एक ही आंकड़े जो है दोनों एक जैसे ही हैं। बट दुख की बात यह है कि बहुत सारे राज्य जो है जो केंद्र सरकार 300 देती है वो 300 भी पास ऑन नहीं कर, जैसे मिजोरम जैसे राज्य आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य। मिजोरम में तो हालत यह है कि 100 रुपया मेरे जहां तक नहीं, अभी डिसेबिलिटी पेंशन पे 100 रुपया है, 100 रुपया 200 रुपये जो भी हो। बट बहुत अभी एक चीज देखने की जरूरत है कि अब तमिलनाडु में बहुत सारे राज्यों में ये भी एक कंफ्यूजन है कौन सा डिपार्टमेंट इसको देता है। अभी तमिलनाडु में देखेंगे 2 अलग डिपार्टमेंट जो है पेंशन का डिस्बर्सल करते हैं। एक तो ये कि जैसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल कैटेगरी है उस कैटेगरी को जो और 70% से, और दूसरा 75% से ज्यादा जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, उनका डिफरेंटली एबल्ड डिपार्टमेंट उनका नाम दिया है। दूसरा पेंशन जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगेन ये दोनों में भी फर्क है, 1,500 रुपए देती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा देती है 2,000 रुपये। तो 2 अलग अलग किस्म के पेंशन भी वहां दिए जाते हैं। और ये पहुंचाया कैसे जाता है वहां बहुत सारे राज्यों में डायरेक्ट ट्रांसफर है, बैंक ट्रांसफर के द्वारा जाता है। बहुत सारे राज्यों में डोर स्टेप डिलीवरी है, जैसे केरल में डोर स्टेप डिलीवरी है थ्रू द पोस्टल एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो उनके लोग आते हैं डिलीवर देने के लिए। तमिलनाडु में ये जो है दे एक्चुअली बैंकिंग एजेंट जो होता है एक्चुअली तो प्राइवेट एजेंसी, वो बैंकिंग एजेंट आके देता है, उसमें भी हेराफेरी है। जैसे अभी 1,500 कर दिया उनके पेंशन रिसेंटली, अब उस 1,500 में से बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए कि 1,500 के जो केवल 1,000 रुपए दे रहे, 500 रुपए वो एजेंट अपने जेब में रख देता है। जिन लोगों को पता नहीं कि पेंशन में वृद्धि हुई है या जिनको पता भी है और ये एजेंट आके देता है, वो 500 रुपये अपनी जेब में रखे 1,000। सभी केसेस ऐसे नहीं, हमने ये नहीं कहना चाहेंगे कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, बट देयर आर एम्पल नंबर ऑफ केसेस, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर ये चीजें होती रही है। ये तो ये, और हरियाणा में जैसे मैंने पहले कहा था कि 2,500 रुपये का पेंशन कुछ समय से 2,500 रुपये पेंशन किया गया, वो भी एक कैंपेन के बाद, एक मांग उठने के बाद किया गया था। मगर अब उसमें पहले 2007 तक तो ऐसा था कि हरियाणा में एक विकलांग हो और मैरिड हो, उसका स्पाउस अगर पति या पत्नी जो भी हो, स्पाउस को भी उतना ही रकम मिलता है, 2,500 में 2,500 पत्नी को भी मिलता है या पति को भी मिलता था, और 2 बच्चों को भी मिलता था, उसको ही अमाउंट मिलता। इसलिए एक अच्छा सा खासा सा अमाउंट एक डिसेबल लोगों के गुजारा चलाने के लिए मिलता था। मगर आज एक फैमिली का इनकम को जो है वो कंसिडर करके जो है उसको उसमें अलग अलग, जैसे मैंने कहा था पहले, अलग अलग किस्म के बैरियर्स डाल के जो उस किस्म का चीज जो है उसमें से कटौती करने की बात हो रही है। मगर विकलांगता में एक देखने वाली चीज है कि दूसरे पेंशन से मुकाबले, दूसरे समाज के लोगों के मुकाबले जो है
विकलांग लोगों को जो एक एडिशनल कॉस्ट होती है हमेशा इसमें देखने के लिए, हेल्थ केयर में एक एडिशनल कॉस्ट होती है, असिस्टिव डिवाइसेस उनको अलग अलग किस्म के उपकरण चाहिए, ये चाहिए, उसमें एक एडिशनल कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन में एक एडिशनल कॉस्ट होती है। बाकी लोगों के मुकाबले विकलांग साथियों को एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। और दूसरे देखिए, आप विकलांग बहुत सारे फैमिलीज में आप देखेंगे, एक बच्चा विकलांग पैदा होता है या बच्चा नहीं होता, किसी कारण से एक रोड एक्सीडेंट में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, या फिर खेती में जहां काम करते हैं वहां भी आज मैकेनाइजेशन में बहुत सारे लोग विकलांग बन जाते हैं एक्सीडेंट्स में, और केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल के कारण भी बहुत सारे लोग अलग अलग विकलांगता के शिकार बन जाते हैं। ऐसे जब बनता है एक आदमी तो, और केरल में जहाँ से मैं आता हूँ, मैं वहां से पेड़ यानी नारियल के पेड़ जो होता है उस पाम ट्री से लोग नीचे गिरते हैं तो उनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, फॉर बेड वो बिस्तर में हो जाती है, दे आर बेड रिडन फॉर द एंटायर लाइफ। तो अगर वाइफ भी अगर एग्रीकल्चरल लेबर हो तो वाइफ को उनके देखभाल करने के लिए उनका जो नौकरी, उनका काम भी बंद हो जाता है। तो 2 persons इन वन फैमिली, बोथ ऑफ देम गेट, दोनों की नौकरियां चली जाती है। तो एक पेंशन के आधार पर, तो इसलिए देयर इज अ कॉस्ट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। मैं कहना चाहता हूँ डिसेबिलिटी को लेकर एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जो पेंशन जो बनाते हैं, जो स्कीम्स बनाते हैं, इस टाइम पर देखा नहीं जाता है। पीपल डोंट टेक डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉस्ट इनटू अकाउंट व्हाइल डिवाइसिंग पेंशन स्कीम्स फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो एक चीज हमें, जब भी हम बात करेंगे पेंशन की बात करेंगे, विकलांग पेंशन की बात करेंगे या दूसरी चीजों की बात करेंगे, कि डिसेबिलिटी रिलेटेड एक कॉस्ट भी है, इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए जो 2016 में जो कानून बना था, राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, विकलांग लोगों के अधिकारों को जो कानून बना था, उस कानून में कहा गया कि पॉवर्टी एलिवेशन, जितने भी पॉवर्टी के एलिवेशन के स्कीम्स हैं कि गरीब कल्याण के लिए जो भी स्कीम्स बनते हैं, उन तमाम स्कीम्स में जो है विकलांगों के लिए 25% एडिशनल एलोकेशन की बात की है। अधिक 25% ज्यादा प्रावधान की बात उस कानून कहता है। हालांकि 25% कम है, हम मानते हैं कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए, मगर कानून में कम से कम उसका रिकग्निशन है। उस रिकग्निशन को ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग राज्यों में, अलग केंद्र सरकार में जो है उसका प्रावधान इन चीजों में करना चाहिए, मगर ये कर नहीं रही है। उसी कानून में जो है केयर गिवर अलाउंस की बात की, विकलांग एक साथी है, उसको केयर देने के लिए कोई केयर गिवर है, कोई यानी कि मदद करने के लिए घर में इसके उसको देखभाल करने के लिए कोई रहता है, तो उसके लिए अलाउंस की बात उस कानून में कहा गया है। मगर केवल केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर केयर गिवर अलाउंस दिया जाता है। पेंशन जितना ही अमाउंट केरल में भी दिया, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, केयर गिवर को भी एक अलाउंस केरल में दिया, और कोई राज्य में नहीं दिया। हम ये भी मांग करते हैं कि पेंशन विकलांग साथियों को जैसे देते हैं उसके केयर गिवर को भी, क्योंकि बड़ी संख्या है केयर गिवर की, विकलांग जो सीवियरली डिसेबल्ड है, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत बड़ी केयर गिवर्स, ज्यादातर घर के परिवार के लोग रहते हैं, उनको उस केयर गिवर का भी एक अलाउंस जाना चाहिए। और जैसे शंकर जी ने कहा, दूसरे साथियों ने कहा कि भाई दिस शुड बी एक्चुअली लिंक टू द प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ इसको जोड़ने की जरूरत है, हम मांग करते हैं। और साथ ही जहाँ तक भी एक आंकड़ा भी बनता है, हम कहते हैं, हमारी मांग रही है कि भाई 40% से ऊपर एक यूनिफॉर्म केवल परसेंटेज में नहीं, बट यूनिफॉर्म ऑल्सो सभी को देना चाहिए, और यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए। और एक 3,500 से लेकर शुरू करना चाहिए, 40% से, और जैसे अबाउट 80% जितने लोग, उनको जो है 5,000 रुपये का देना चाहिए। हमारी एक प्राथमिक मांग रही है, उससे भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस तरह इसको बढ़ाता है। उसको जो है हम कहेंगे कि इसको जो है डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है इसको करना चाहिए। और इस हमारा संगठन जो है अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर कैंपेन कर रहा है, और एक बड़ा कैंपेन अभी इस साल 2-3 महीने बाद, एक बजट सेशन के बाद जो है एक बड़ा कैंपेन सभी राज्यों में करेंगे, और दिल्ली में एक बड़ा धरना और प्रदर्शन वगैरह करने का भी हम सोच रहे हैं। इतना भी मैं कहना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी, हमें बताने के लिए। समय की कमी होने के बाद भी आपने काफी कुछ प्रिपेयर करके हमको डिसेबिलिटी पेंशन्स के बारे में, डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताया। तो मैं बस थोड़ा संक्षेप में जो मुरली जी ने कहा है बस थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने कहा कि जो 3.8% लोग हैं जो जिनको सिर्फ विकलांगता पेंशन मिल रही है, जो कि बहुत ही कम नंबर है। उन्होंने ये भी बताया कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, उसके हिसाब से पूरा जो भारतीय पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का जो हिस्सा है वो 2.21% है, जिसमें डिसेबिलिटी मतलब जो डिसेबल लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनका 2.2% हिस्सा है वो भारतीय जनसंख्या के, जो कि बहुत ही आउटडेटेड है। क्योंकि एक और दिक्कत भी है कि जो पेंशन का जो हमारा सिस्टम है, जो अभी भी वो सेंसस 2001 का यूज कर रहे हो, तो और भी आउटडेटेड है। तो 2011 के हिसाब से 2.21% है। उसके बाद मुरली जी ने ये भी कहा कि जो और नया डेटा आया है WHO के हिसाब से, उसमें है कि 16% लोग, ये अनुमान है कि अभी 16% लोग हैं जो किसी ना किसी फॉर्म का उनको डिसेबिलिटी है। तो ये 2.21% से 16% एक बहुत ही लंबा होता है नंबर। तो वो जो है उसमें काफी का डिफरेंस है। तो ये भी मुरली जी ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो विकलांगता के लिए विकलांगता पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 80% विकलांगता होना चाहिए। तो लेकिन ये कैटेगरी विकलांग की कैटेगरी जो जिन लोगों को 40% विकलांगता है, वो अपने आप ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फिर ये रिकॉग्नाइज ये चीज पेंशन के लिए क्यों नहीं? उसमें यानी कि 41% से लेकर 79% जो जिनके अंदर विकलांगता है, उनको क्या पेंशन की जरूरत नहीं है? उनको भी जरूरत है, तभी तो, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। 80 से ऊपर के प्रतिशत के लोगों को ही दिया जा रहा है, उनको भी प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। क्योंकि NACP में ये भी कहा गया है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनका काम है कि आप उनसे मतलब कि वो खुद जा के थोड़ा पता करें। बहुत सारे, एक तो हर किसी के पास 5 ID कार्ड्स है, तो अपने आप ही पता चल जाता है। तो प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन जो एक गाइडलाइन में कहा गया है NACP का, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो ये नंबर बहुत ही कम है, 3.8%, जो कि जिनको मिलता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्टेट है जो कि अच्छा भी कर रहे हैं, पर ऐसे कुछ स्टेट भी है जैसे कर्नाटका है और हरियाणा है, वो तरीके निकाल रहे हैं कि किस तरीके से पेंशनर्स को लिस्ट से निकाल दिया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 तरह की मतलब अभी डिसबर्सल सिस्टम जो है वो 2 तरीके का है, कि या तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है या फिर डोर स्टेप डिलीवरी होता है। मुरली जी, आपसे एक सवाल था, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, तो उसमें अगर कोई ऐसे इंसान है जो एकदम ही बैंक नहीं जा सकते, उनके केस में क्या प्रावधान है? क्योंकि ये डोर स्टेप डिलीवरी तो हर जगह, हर स्टेट में नहीं होता होगा। ये देख रहा हूं, हर स्टेट में अलग अलग किस्म की है ना। हाँ। दरअसल मांग बहुत सारे जगह से मांग तो ये कर रहे हैं कि लोग की उनको ATM कार्ड इश्यू करो जी। मेनी पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग दिस। हम हालांकि हम कह रहे हैं कि भाई हर कोई बैंक में जाना के लिए ये नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सो बट डिमांड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड बिलो। नीचे से आवाज तो ये आ रही कि हमें ATM कार्ड दो तो हम जाके ले लेंगे या किसी के साथ दे देंगे। बहुत सारे जगह ATM कार्ड्स इश्यू करते हैं, फॉर जस्ट फॉर दिस पर्पस ओनली। हाँ, तो वही मेरा सवाल ये था कि जो लोग बिल्कुल ही अपने घर से नहीं निकल सकते और एकदम ही नहीं जा सकते हैं बैंक तक, उनको क्या कर सकते हैं? तो वही मुरली जी कह रहे हैं कि ग्राउंड से ये बात उठ के आई है, और कहीं कहीं ATM कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं कि आप कोई आपकी जगह पे निकाल के ला सकता है खुद, मतलब। हाँ, तो ये है। और एक चीज जो मुरली जी ने बहुत बड़ी बात कही कि वो एक एडिशनल कॉस्ट है, कि जो विकलांग लोग हैं उनकी दवाई के खर्चे, उनके जो डिवाइसेस हैं, मतलब जिनकी जो विकलांगता है उसके हिसाब से कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा आने जाने का खर्च, ये सब कई ज्यादा है। तो उसको भी सरकार सोच नहीं रही है। और ये उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि 2011 में तक 200 रुपए पेंशन मिलती थी, उसके बाद 300 की गई है, और वो भी 10 साल से नहीं।
बढ़ी है। तो मतलब जो ओल्ड एज पेंशन है वो 15 से नहीं बढ़ी है और विकलांगता पेंशन 10 साल से नहीं बढ़ी है। तो कहीं भी बहुत कम समय ऐसा नहीं रहा है, बहुत समय बीत गया है और अभी तक नहीं बढ़ा है। और इसमें 2 पे कमीशन आ गए हैं जो सरकारी लोगों के लिए है। एक है 6 पे कमीशन और दूसरा 7 पे कमीशन, जिसकी वजह से चीजें और महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग खर्च कर पा रहे हैं उतना, लेकिन पेंशन का तो अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। तो वो है। तो अगर मैं कुछ अस्मी आप अगर कुछ जोड़ना नैन्सी, चाहें। मैं एक पॉइंट जोड़ना चाह रही थी पारदर्शिता से रिलेटेड, जो मुरली जी ने 2 चीजें उठाई। एक तो आपने भी अभी कहा प्रोएक्टिव वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो अभी जो भी हम संख्या देख रहे हैं जिनको भी पेंशन्स मिल रही हैं, वो 2001-2011 के सेंसस के तहत मिल रही है। पर राज्यों का ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं उनका देखे कि कौन लोग आने चाहिए लिस्ट में। तो वो एक चीज हो नहीं रही है। दूसरा चीज आपने कहा था कि एजेंट्स भी पैसे खा जाते हैं बीच में। तो इसके लिए ऊपर मैं बस कहना चाहती थी कि ये जो गाइडलाइंस है एनएसएपी के, जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, उसमें सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट का भी एक प्रावधान है जो ग्राम सभा वार्ड लेवल पे होना चाहिए, पर किसी बहुत ही कम राज्यों में ये हो रहा है। तो अगर ये भी ज्यादा होने लगे, सामाजिक अंकेक्षण ठीक से हो, हर राज्य में हो, हर रूटीनली हो, तो इसका कि कौन लोग इसमें आए और अगर ठीक से उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनका बहुत इस पूरे ढांचे में पारदर्शिता भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक चीज मैं बस छोटी सी जोड़ना चाह रही थी। ये जरा सोशल ऑडिट का, सोशल ऑडिट एज ए थिंग इज गुड, बट इस सोशल ऑडिट के लिए पैसा कहाँ से रिलीज होता है? नहीं, तो गाइडलाइंस में उन्होंने 2019 में एक्चुअली रिलीज की है और उन्होंने कहा 3% एक्सपेंडिचर फॉर दिस, पर हाँ पैसे तो है ही नहीं। और एक और चीज, हाँ जी, सॉरी मुरली जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट अपोज्ड टू द आइडिया, पैसा सरकारी देगी ना। अब सरकारी पैसा रिलीज नहीं करेगी तो कौन किस्म का क्या ऑडिट होगा? और उसमें भी कब पैसा आ रहा है सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार कहाँ कब जा रहा है, इसमें भी कोई पारदर्शिता, जवाबदेही कुछ नहीं है। और एक और चीज मैं जोड़ना चाह रही थी, अगर आप देखें हर साल 9,000 करोड़ के करीब ये बजट रहता है पेंशन्स के लिए, पर सिर्फ 8,000 के करीब खर्च होता है। तो पूरा क्यों नहीं खर्च हो रहा, ये भी एक सवाल है पूछने का। 1,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च किए जा रहे पेंशन्स में, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो हर साल आप देखेंगे 1,000 करोड़ वो यूज ही नहीं करते फंड्स में से, तो पता नहीं कहाँ जाते हैं पैसे, क्या होता है उसका कुछ नहीं पता। क्योंकि एक तो डिसबर्सल सिस्टम इतना खराब है, लोगों को आधे टाइम पता ही नहीं, 4 बार जाते हैं महीने में ये पता करने के लिए लोग की पेंशन आई है कि नहीं। वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है कि आप बैंक तक जाएं, खर्च करके पैसे पता करें कि पेंशन आई है कि नहीं आई है। अब बैंक में जो लोग बैठे हैं, अगर उनका मन किया तो दे देंगे, अगर नहीं आई है तो अब फिर वो 5 बार आप पूछने के लिए जाए, फिर एसएमएस आता है हर बार पेंशन आने के बाद, उसके भी पैसे कटते हैं मोबाइल से, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सवाल है मुरली जी आपसे, वो हमारे साथी हैं चतुर, उन्होंने पूछा है कि विकलांग पेंशन जो है उसमें जो उन्होंने 2011 में 100 रुपए बढ़ाया, उसका क्या मापदंड, क्या रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने, क्या सोच के उन्होंने 100 रुपए बढ़ाने की कोशिश की, मतलब जो बढ़ाया भी इतनी मेहनत करके कैसे बढ़ाया, क्या उसके मापदंड थे? उस समय की सरकार को ही पूछना पड़ेगा क्या क्या मापदंड क्या था। अरे हाल हमने तो कहा था कि न्यूनतम 500, उस समय हमने कहा था कि मिनिमम जो आप 500 रुपया बढ़ाइए। मुकुल वासनिक थे उस टाइम पे मंत्री, उनसे कम से कम 500 कीजिए, उसके बाद राज्य सरकारों को देने। उस टाइम पे दरअसल राज्य सरकार भी उस टाइम पे कम ही देते थे, इतना पैसा नहीं देते थे उस टाइम पे। हालांकि अभी ये दरअसल अनलेस, मैं तो ये कह रहा हूँ 100 रुपया भी उस टाइम पे बढ़ाया, बाकी इसमें बढ़ाए ना। ये हम केवल डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे, विकलांग को खाली रिप्रेजेंट करते थे, हमने खाली उनकी मांगे रखी है ना। सो दैट आई थिंक दैट उसका कुछ दबाव आया है, उसके कारण बढ़ा। बट मापदंड क्या उन्होंने अपनाए, क्यों केवल 100 रुपया बढ़ा, उसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, मतलब ये है कि हम जैसे अभी स्टैंडिंग कमेटी आएगी, बजट पेश हो गया है, कुछ दिनों के बाद स्टैंडिंग कमिटीज आएंगी, तो ऐसे कमिटीज हैं जहाँ पे आप अपने रिकमेंडेशंस भेजते हैं, एनपीआरडी भी भेजते होंगे, पेंशन परिषद भी भेजता रहा है।
अब कभी कोई चीज लग जाती है उनको। नहीं, मैंने जब when I was making प्रेजेंटेशन मैंने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो रूरल डेवलपमेंट का है, उसने रेकमेंड किया है कि भाई पेंशन बढ़ाओ, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ाने की उसने बात की है। एंड द स्टैंडिंग कमेटी इज हेडेड बाय बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमा देवी, उन्होंने रेकमेंड किया ऑलरेडी, एंड दिस रिपोर्ट वाज प्लेस्ड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। शीतकालीन जो ये हुआ था पार्लियामेंट का सभा जो हुई थी, उसमें रिपोर्ट पेश किया गया। देयर इज ऑलरेडी अ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, ये नहीं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये नहीं है, मगर उसने सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब भी दे दिया कि हम एक और एमपी ने जब सवाल पूछा था तो सरकार ने कहा था कि हमें वी आर नॉट प्लानिंग, देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज पेंशन। तो एक तरफ आप स्टैंडिंग कमेटी का ये है, दूसरी तरफ सरकार का जवाब ये, दोनों है हमारे सामने। एक और चीज है, 2016 में एक कोर्ट केस फाइल हुआ था जिसमें पेंशन परिषद भी भागीदार था। ये एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, मिस्टर अश्विनी कुमार, उन्होंने किया था। तो उन्होंने जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, हमारी वेलफेयर स्कीम्स है, उनका स्टेटस जानने के लिए सारे स्टेट्स को पूछा था। तो उसमें पेंशन के लिए अलग से हमने कुछ 500 केसेस पूरे देश भर से लेके हम आए थे, और उसमें भी मतलब जो हमारे जो जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वो थोड़े अचंभित रह गए थे कि अच्छा 200 रुपए है, मतलब आधे तो लोगों को पता ही नहीं कि कितनी पेंशन मिलती है, जो जिनका उससे कोई करेक्शन नहीं है। तो जो ऊपर बैठे हैं, जिनकी पेंशन तनख्वाह जिनकी लाखों में है, पेंशन भी लाखों में आती है, उनको तो ये भी नहीं पता कि 200 रुपए पेंशन लोगों को मिलती है, तो वो भी अचंभित थे। हाँ, तो शंकर जी आप हैं क्या? शंकर जी, शंकर मामा का नेटवर्क ठीक? हाँ है, ठीक है। तो ये आप दोनों से सवाल है, शंकर जी और मुरली जी, कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी पेंशन 200 रुपए से क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या ये बुजुर्ग वोटर नहीं है, या इनकी चुनावों को प्रभावित करने की कोई ताकत नहीं है? ये सवाल आए हैं, और आप दोनों से सवाल है, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे। शंकर जी, मुरली जी। मोदी जी के लिए मोदी जी ने अपना रास्ता कुछ अलग चुन लिया है, तो वो लोगों को कैसे खुश करना है उनके लिए है, उनके एजेंडा है, और इसीलिए वो कुछ और बात करेंगे। वो अयोध्या मंदिर की बात करेंगे, वो भगवान की तरफ ले जाने की बात करेंगे, उनका है एजेंडा, उनके बीजेपी का पूरा उनकी अघोषित एजेंडा है कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में पेंशन की क्या जरूरत है? भगवान की कृपा से सब ठीक होगा ना, जो कुछ करेगा भगवान ठीक करेगा। तो वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो इसलिए वो वोटर को लुभाने के लिए पेंशन की बात नहीं करेंगे, और वो तो इसी रास्ते को पकड़ेंगे। मोदी जी की बिल्कुल उनको परवाह नहीं है कि लोगों को हम पेंशन देंगे तो ही। मुरली जी, आपको जोड़ना चाहेंगे शंकर जी के साथ? नहीं, शंकर जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई दे हैव देयर ओन एजेंडा, देयर ओन स्कीम ऑफ थिंग्स। अब देखिए, गुजरात जिसको हम लेबोरेटरी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुजरात एक लेबोरेटरी है बीजेपी का एजेंडा, और इसके लिए उस गुजरात में देखिए आप 600 रुपये पेंशन देते हैं, फिर भी बार बार चुन के आती है सरकार। सो वो एक दूसरे एजेंडे पे चलती है, एंड देयर दिस थिंग गेम प्लान इज एक्चुअली वर्किंग। वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी हम कहते हैं, वो प्लान जो है, वो आइडियोलॉजी जो है, वो जरा हावी हमारे ऊपर। सो दैट इज एक्चुअली वर्किंग नाउ, एंड इसीलिए उस जगह में अभी केवल पेंशन तक सीमित नहीं है ना। अब बाकी का उनका बजट, पूरा बजट देखिए, पूरा बजट में देखिए, बजट में एलोकेशन किस किस सेक्टर में क्या क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी, इट्स नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ पेंशन अलोन, बाकी सब तमाम चीजों को भी देखिए। सो वी कांट जस्ट सी पेंशन एज ए सेपरेट आइटम, बट वी हैव टू सी द होल थिंग। बाकी तमाम चीजों में जो है, इन तमाम चीजों में से उनकी प्रायोरिटी नहीं रही है। अभी केवल मोदी की बात नहीं है, उससे पहले भी जो थी, अभी देखिए मनमोहन जी के सरकार के समय से बहुत सारी चीजें चलती आ रही है। ड्राइव टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तमाम चीजों में प्रायोरिटीज जो सरकार की है अलग अलग होती है, और ये 2014 के बाद और भी तीव्र हो गई है तमाम चीजें। सो इट इज पार्ट ऑफ दैट। इसीलिए उनको तो गरीब की या उनकी दे डोंट केयर फॉर दैट, बट दे केयर फॉर दैट वोट मिलने का रास्ता क्या उन्हें पता है।
इसी से जोड़ते हुए हमारा जो पिछला सत्र हुआ था, वही नीलांचल जी कह रहे थे कि पूरे सामाजिक सुरक्षा की अगर आप नीतियां देखें, उनमें पूरी कटौती हुई है, पर ये आवास योजना में बढ़ाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आवास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो उसको इतना बढ़ा दिया गया है उसका बजट। तो ये खेल तो खेल ही रहे हैं। तो अभी राशन में भी कटौती हुई है 5 केजी की। तो जब मिल रही थी तो केंद्र सरकार को हवाएं मिल रही थी, अब कटौती की केंद्र सरकार ने, तो राज्य सरकार को कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने कट कर दिया है। तो ये भी एक बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि ये खेल किधर हो रहा है। एक सवाल है कि जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, उनके अंगूठे से सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं, लोग बड़े परेशान व दुखी हैं, अतः सुझाव दें कि क्या कर सकते हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी था कि आधार को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर फाइनली कर दिया गया। काफी लड़ाइयां हुई, पहले एक बार आया भी था वर्डिक्ट कि नहीं कर सकते, फिर हुआ कि करना होगा। तो वो लड़ाई अभी तक चल रही है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन ये तो अब आ गया है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स में है हमारे, उसमें आधार घुस गया है, और ये अंगूठे की तो दिक्कत रहती ही रहती है। अंगूठे की दिक्कत तो बहुत सारे चीजों में है, बहुत सारे चीजों में, मनरेगा में, बहुत सारी जगह है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहां तक एनरोलमेंट आधार में डिसेबिलिटी का एनरोलमेंट, जहां विकलांग लोगों को लोग है, बायोमेट्रिक्स बहुत सारी चीजों से दे आर एक्चुअली दे नीड नॉट गिव देयर बायोमेट्रिक्स। बहुत सारे आइरिस का है, आंख का जो है आइरिस, दैनिक जो ब्लाइंड है, पूरी तरह से दृष्टिबाधित है, उनको आइरिस वो बाईपास कर देते हैं। देयर आर प्रोविजंस एक्चुअली गाइडलाइंस में है। और जिनके हाथ नहीं है उनको अब उस तरह का कोई चीज जो है, वी कैन एक्चुअली एडवोकेट फॉर दैट। यानी कि बुजुर्ग है, उसके फिंगरप्रिंट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसमें से ये करने के लिए कर सकते हैं, एग्जम्पशंस देने के, जैसे एग्जम्पशन इसमें दिया गया उस तरह के एग्जम्पशंस की हम मांग कर सकते हैं। और एक चीज अच्छी है कि उड़ीसा में अभी भी पंचायत में जाके आप अपने पेंशन की मांग कर, मतलब जब एक दिन ऐसा लगता है जिसमें उड़ीसा में जाते हैं लोग अपने पंचायत के पास और पंचायत ऑफिस में, और वहां से पेंशन उठा लेते हैं, तो उसमें बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक, क्योंकि बायोमेट्रिक में ये भी दिक्कत है कि अगर आपका अंगूठा नहीं लगा तो आप वेरीफाई नहीं हुए कि आप ही वो व्यक्ति हैं, तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। वही बहुत बड़ी दिक्कत है। पंचायत में ऐसा नहीं होता है, आप जाएं, अपना पेंशन उठाएं और फिर घर जाए, और पहले पता भी चल जाता है कि हाँ पेंशन आने वाली है। एक मेंशन भी किया है एक साथी ने कि बार बार बैंक जाना पड़ता है, जो हमने भी मेंशन किया था, उसमें भी खर्च होता है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो उड़ीसा में एक अच्छी चीज है, मगर उड़ीसा में पेंशन अमाउंट भी बहुत कम। हाँ, पेंशन अमाउंट बहुत है। वही है, जैसे बिहार में यूनिवर्सल है, तो वहां पे अमाउंट सिर्फ 400 रुपए है, असम सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा देता है, 600 रुपए, तो वही दिक्कत है। तो एक और है नैन्सी की, ये बहुत बुजुर्ग जो हैं, जैसे वो बात सही है कि जो बहुत इतने बुजुर्ग हैं उनको आप बैंक में की लाइन में लगा रहे हो या बैंक में जाके उनको अपना वो करना है। अब मनी ऑर्डर की व्यवस्था को पूरा खत्म कर दिया। हाँ। जो पोस्ट ऑफिस वाला जो एक है हिस्सा के, एक वो डाकिया वो घर जाके वो पेंशन दे के उसके साइन कराता है, अंगूठा लगवाता है स्टैम्प पैड से, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया उन्होंने टोटली। इस पे सबको, मतलब आपने कह दिया कि हम यही कर रहे हैं, तो उसी को आपने एक उसमें लाइन में खत्म कर दिया कि हम बैंक से ही सब कुछ करेंगे। तो आपने ना, तो आपके पास बैंकों की इतनी व्यवस्था, आप बैंकों की हालत देखो, आप इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, बाहर बीसी, बैंकों के बाहर बीसी है, ये छोटी पेंशन वाले बैंक दे ही नहीं रहे। और बीसी बाहर एक बैंक बीसी कहते हैं उसको, ई मित्र वाला जो बैठा है वो लेन देन करता है, और वो बहुत गफलत कर जाता है कई बार, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी उस तरह से नहीं है, वो तो प्राइवेट आदमी है। तो वो आपका अंगूठा लगा भी देगा, एक बार कह देगा आया नहीं, दूसरी बार लगा देगा, वो विड्रॉल कर लेगा 2-2 बार, और आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो वो करप्शन उसमें उस लेवल पे भी चल रहा है, बैंकों में भीड़ है, उस सब का है। तो जो सरकार का जो सिस्टम है उसमें वो ऐसे ही धकेल देते हैं ना सबको, आपको सब कुछ। अभी आप सोचो, बैंकों में इन्होंने कहा कि आपके खाते में पैसा रहना चाहिए। किसके खाते में रहना चाहिए?
मतलब आपका बैंक में खाता है तो आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है आपको। तो आपको अगर 2,000 रुपए आपके खाते में हर समय नहीं रहेंगे तो आपके पेनल्टी लगेगी। और वो बैंक पिछली बार तो 300-350 करोड़ रुपया एसबीआई ने केवल इसी बात का कमाया कि लोगों ने अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया। वो मिनिमम बैलेंस हर महीने मेंटेन होना है, हर महीने, और वो ऑटोमेटिक उसके खाते से कट जाता है। आप खाते देखो उठा के, तो जो गरीब आदमी है पूरी मार भी उसी पे, टैक्स का बोझ उसका, महंगाई का मार उसका, पेंशन कम देना उसका। अमीर आदमी के खाते में पैसे रहते हैं तो उसको तो वो बैंक का हर्जाना देना नहीं है, लेकिन गरीब को देना है। तो सरकार पूरा चलती इन्हीं से है और लूटती भी इन्हीं को है। तो अब और कोई सवाल तो नहीं है चैट बॉक्स में। मैं बस एक एंडिंग कमेंट बता देती हूँ कि जो पेंशन का जो अभी स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है जो वो है कि जो एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि सरकार के अंदर ही नहीं है वो चीज कि इसको बढ़ाया जाए, इसको प्रायोरिटी की तरह माना जाए। और जैसे कि नरेगा में बजट कट कर दिया है, राशन में कर दिया है, पेंशन में कर दिया है, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स को दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं और नेता अपने पॉकेट भरते जा रहे हैं। ऐसे 2018 का जो फाइनेंस एक्ट था उसके थ्रू, आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि पेंशन किस तरीके से बढ़ता है उनका। तो वो है, मैं कहना चाह रही थी कि यही कि बस अंत में कि अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन चाहती नहीं है, इस वजह से दिन ब दिन डिक्लाइन मतलब कम होता जा रहा है बजट का आवंटन। इसमें आपको जोड़ना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल आया था कि हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं पेंशन्स, इस मुद्दे पे पेंशन्स को लेके। तो पेंशन परिषद एक राष्ट्रीय अभियान है, पर काफी टाइम से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पे हमें आवाज उठानी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, तो हम आगे जाके भी सोच सकते हैं नैन्सी कि हमारे साथ जो आज लोग जुड़े हैं और अन्य राज्यों से भी लोग आए और जुड़े, और हम कुछ सोच सकते हैं कि हम धरना करें, कुछ तो करें इस मुद्दे पे। तो इकट्ठे हमें आवाज कुछ उठानी चाहिए। बिल्कुल। तो बस मैं सभी स्पीकर्स को आज के लिए धन्यवाद दूंगी जो हमारे साथ वक्ता जुड़े थे, शंकर सिंह जी और मुरली जी। एक मिनट, एक और कोई मैसेज आया। जी हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। डिजिटलीकरण की वजह से चक्कर पे चक्कर लग रहे लोगों के, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम आज के सत्र की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद शंकर जी और मुरली जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें पेंशन्स के बारे में बताने के लिए, और अस्मी को भी और शुभम को भी ये चर्चा अरेंज करने के लिए और बताने के लिए कि पेंशन्स के बारे में। तो धन्यवाद सभी को। और जो हमारे साथ जुड़े थे शुरू से अंत तक लोग, उनको जो भी जुड़े थे जितने समय के लिए भी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अस्मी अगर आप आगे के बताना चाहेंगे तो। हाँ, वही मैं कहना चाह रही थी कि ये हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है, यानी कि हर 2 दिन हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इस बार आज का पेंशन्स था मुद्दा, पर 2 दिन में हम खाद्य सुरक्षा पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम मजदूरी और नरेगा पे बात करेंगे, वातावरण, कृषि के जो मुद्दे हैं उन सब पे बात करेंगे। जो भी मुद्दे हैं जो आम जनता की जिंदगी पे कुछ ना कुछ प्रभाव करते हैं, हमारा यही उद्देश्य है इन चर्चा सीरीज के थ्रू कि हम सरल तौर पे सबको समझा पाए कि केंद्रीय बजट क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी, हमारी सबकी जिंदगी में। तो आगे भी हम करेंगे। तो बस आशा है कि आगे भी आप जुड़ेंगे, तो प्लीज जुड़िएगा। 2 दिन में हम एक और करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स वगैरह जैसे आपको आज मिली उस भेज देंगे। शुभम, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद आशमी और धन्यवाद नैन्सी, धन्यवाद सभी वक्ताओं को। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जनआवाज की तरफ से भी धन्यवाद।